CH17 शादी, आराध्या भाग गई शादी, आराध्या भाग गई। आज सुबह से सभी जगह चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि आज आराध्या और युग की शादी थी। बारात ओबरॉय और रायचंद विला से रिजोर्ट में आने के लिए तैयार थी। सभी मौज मस्ती के साथ नाच रहे थे। वही दो लोग ऐसे थे जो एक गुमसुम और दूसरा उलझन में था। ये कोई और नहीं माहिर और कशिश थे। आज कशिश अपने उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कशिश अपने आप से, आखिर मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों हो रही है? आज तो अरुदी और मिस्टर हैंडसम की शादी है, तो मुझे इतना अजीब क्यों लगा रहा है? कशिश ऐसे ही अनगिनत सवालों से घिरी हुई थी कि वहाँ आरुषि, खुशी और ईशानी आ गए। ईशानी काशी को छेड़ते हुए, होए होए, क्या हुआ? हमारी मस्तानी कशिश को कहाँ खोए है? उसकी आवाज सुन कशिश होश में आते हुए, तुम लोग आ गए, चलो, और ये तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए हो? उसकी बात सुन आरुषि कशिश के पास आकर, अरे नंदरानी, आप क्यों सोच रही है? और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे तो छेड़ना का हक है भाई। क्यों परजाई जी, आज बिजी ने आपको झप्पी शप्पी नहीं दिया क्या, जो हमें छेड़ रही हो? कशिश ने भी उसे छेड़ते हुए कहा। जिसे सुनकर आरुषि शर्मा गई और वहां से भागते हुए चली गई। वही तीनों लड़कियां भी उसके पीछे पड़ गई। इसी के साथ कशिश के मन से वो सारी बात हट गई थी। वही उन्हें माहिर देख रहा था। उसकी आंखें आज नम थी क्योंकि वो जानता था कि आज उसकी एक नहीं दो बहनों की विदाई है। एक आराध्या जो आज भागकर शादी करेगी, तो दूसरी उसकी जिंदगी, उसकी जेहन का सबसे नायाब तोहफा, उसकी छोटी कशिश, जिससे आज युग किसी कीमत पर शादी करके रहेगा। माहिर ने एक आह भरी और खुद से बोला, जानता हूँ, मेरी काशू के लिए युग से बढ़िया लड़का पैदा नहीं हुआ होगा। मेरी काशू बहुत भोली है, वो सबकी चाहे जान या अनजान हो मदद करती है। वो इंसाफ की आदत ली हुई है, वो सही गलत तो देखती है, पर जब खुद पर बात आती है, तो मेरी काशू चुप हो जाती है। बस हे माँ अम्बे, मेरी बहन की रक्षा कारण। और कशिश को देख एक नमी के साथ देखता है। रात का समय, हर तरफ चहल पहल थी, वही आज सभी खूब मजे कर रहे थे। रिजॉर्ट के अंदर चारों तरफ तरह तरह की सजावट की हुई थी। उस जगह को दुल्हन की तरह सजाया गया था। घर के बाहर घोड़े की लगाम अपने हाथ में लिए हुए एक आदमी उस घोड़े को एक जगह बांधकर उस जगह चला गया जहां कुछ लोग खाना खाने में व्यस्त थे। कुछ बैंड वाले आदमी भी अपने अपने बैंड को एक जगह रखकर खाना खाने चले गए। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी की बारात उस घर द्वार तक आई हो। वही पास में एक खूबसूरती से सजी हुई कार खड़ी थी जिस पर दूल्हा और दुल्हन का नाम फूलों का दिल बनाकर उसके बीचों बीच युग वैद्स आराध्या लिखा हुआ था। अब जो होगा वो देखते हैं। कशिश, आरुषि, खुशी और ईशानी सबकी मदद कर रही थी। तभी वहाँ 4-5 गाड़ियां आई, उसमें से 4 लड़के बाहर निकले। भाई लोग, ये लड़के हमरे युग द माफिया और उनके पलटन है। आज सभी बड़े हैंडसम लग रहे थे। युग ने डार्क ग्रीन कलर का शेरवानी पहना था, पैरों में मोजड़ी, शाही शॉल, हाथ में तलवार, एक में कड़ा और दूसरे में घड़ी, और बालों को सेट किया हुआ था, सर पर पगड़ी। माहिर ने नवी ब्लू कलर का शेरवानी पहना था, पैरों में मोजड़ी, हाथ एक में कड़ा और दूसरे में घड़ी, और बालों को सेट किया हुआ था, उसके कंधों पर स्टॉल। रेयांश ने मेहरूना कलर का शेरवानी पहना था, पैरों में मोजड़ी, शाही शॉल, हाथ एक में कड़ा और दूसरे में घड़ी, और बालों को सेट किया हुआ था, उसने भी स्टॉल पहना था। त्रिश ने येलो कलर का शेरवानी पहना था, पैरों में मोजड़ी, शाही शॉल, सेहबला का हाथ में तलवार, एक में कड़ा और दूसरे में घड़ी, और बालों को सेट किया हुआ था, और पगड़ी।
सारी लड़कियां उन्हें देख आहें भर रही थी और हमारी हीरोइन उन्हें बिना पालक झपकाया देख रही थी। उन्हें देख दादाजी आगे आए तो सबने उनके पैर छू लिया। दादाजी खुश होते, वाह, आज मेरा शेर कमाल का लग रहा था। उनकी बात सुन युग ने तिरछी मुस्कान दिया। युग के पास निर्मला और सारिका जी आती है। पहले वो उसका द्वार पूजन और कटार पूजन करती है, फिर तिलक करके बोली, आइए कुंवार सा, आपकी बिंदनी आपका इंतजार कर रही है। उनकी बात सुन युग की नजरें कशिश पे चली जाती है, जिसने उसके ही जैसे आज डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अभी भी उसको अपलक देख रही थी। युग को अपने ख्यालों में खोया देख त्रिश युग के कंधे पर टक्कर देते हुए, भाई, काशी भाभी आएंगी, आप ही के पास आएंगी, वरना कहाँ जाएंगी। उसकी बात सुन युग उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर सबने उसे मंडप पर बैठाया। वो शांति से बैठा था और पंडित जी वर पूजा करने लगे, जिसे देख युग अपने हाथ जोड़कर बैठ गया। वर पूजा के बाद पंडित जी ने निर्मला जी से कहा, बहन जी, कन्या को बुलवा दीजिए। उनकी बात सुन निर्मला जी पंडित जी, कहते हुए आराध्या को लेने चली गई। वही युग के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, जिसे देख माहिर को पता था कि आगे क्या होने वाला है। पर जब वहां कमरे में गई, आराध्या को ना देख निर्मला जी थोड़ा घबरा गई। वो रूम से बाहर जाने ही वाले थे कि उनकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक पेपर पर गई। निर्मला जी ने जब देखा तो वो एक चिट्ठी थी। उसे पढ़कर निर्मला जी घबराकर रूम से बाहर आई और रितेश जी के पास गई और वो चिट्ठी उन्हें दिखाई। चिट्ठी पढ़कर वो बहुत परेशान हो गए। माहिर उनके पास ही आकर खड़ा था। वो जानता था ये क्या हो रहा था, पर वो अनजान बनते हुए, क्या हुआ बड़े पापा? रितेश जी ने उस लेटर को माहिर के तरफ बढ़ा दिया। उसने भी पढ़ा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं युग को पसंद नहीं करती हूँ। मैं किसी से प्यार करती हूँ और आज ही मैं यहाँ हूँ से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझसे पूछे बिना आप लोगों ने ऐसे ही शादी तय कर दी। अब मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करने वाली हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आराध्या उसको पढ़कर माहिर अनजान बनते हुए, तो बड़े पापा अब क्या करे? उनकी इस बात पर रितेश जी गंभीर होते हुए बोले, बेटा एक बार सबसे बात कर लेते हैं। उनकी बात सुन माहिर ने बस पलकें झपका दी। होटल का रूम, सभी परिवार वाले वहां मौजूद थे। वही सारिका जी रोते हुए, ना जाने मेरे संस्कारों में क्या छूट रह गई जो हो रहा है। उनकी बात सुन कशिश बोली, चाची प्लीज आप रोई मत। कशिश की बात सुन सारिका जी उसे गले लगा ली और सुबकने लगी। रितेश जी युग के दादाजी के सामने हाथ जोड़ते हुए, माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती थी जो अपने बच्चों को समझ नहीं पाया। अब आपको जो ठीक लगे वो कर ले। उनकी बात सुन दादाजी गंभीर होकर, मैंने तेरे बाप यानी कि मेरे यार से वादा किया था कि मेरे पोते के शादी उसकी पोती से होगी, तो वैसा ही होगा। उनकी बात सुन सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि आराध्या तो चली गई है, तो फिर कौन? वही हमारे चार माफिया निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे क्या होगा। वही दादाजी कशिश के आगे झुककर, हाथ जोड़ते हुए, बेटा आप मेरी युग से शादी करेगी। उनकी बात सुन जहाँ सभी शोक थे, वही चारों माफिया खुश। पर अंकल जी, कशिश, रितेश जी बोलते, तो दादाजी बोले, जानता हूँ, छोटी है, चिंता ना कर, मेरा युग समझदार है। मालूम है उसे कि उसकी वोटी नाल कब संबंध बनाना है, और उसकी पढ़ाई और करियर पर कोई आंच नहीं आएगी। तेरे आंखों के सामने रहेगी तेरी बेटी। अगर युग बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री, तो भी मेरी काशू का ध्यान रखेगा वो। उनकी बात सुन रितेश जी कुछ नहीं बोले। वही कशिश को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर जो भी हो वो अपने परिवार वालों का सर तो झुकने नहीं देगी।
वो रितेश जी और माहिर को देखती है तो दोनों उसे पल के झपका देते हैं। तो कशिश नम आवाज में, दादाजी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लो भाई, हमारे योगेश की शादी होने जा रही है, तो क्या नया मोड़ लेगा इनकी कहानी, इस फैसले से और क्या क्या बदलेगा। CH18 योगेश की शादी संपन्न हुई। योगेश की शादी संपन्न हुई। वेल डियर रीडर्स, मैंने ये कहानी कंपटीशन के अंदर किया था, वो तो निकल गया, तो आप अब मेरी कहानी को सपोर्ट कीजिए और ब्लेसिंग दीजिए। उनकी बात सुन रितेश जी कुछ नहीं बोले। वही कशिश को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर जो भी हो वो अपने परिवार वालों का सर तो झुकने नहीं देगी। वो रितेश जी और माहिर को देखती है तो दोनों उसे पल के झपका देते हैं। तो कशिश नम आवाज में, दादाजी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उनकी बात सुन पूरा ओबरॉय परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें आराध्या अच्छी तो लगती थी, पर शादी के लिए नहीं। उन्होंने हाँ सिर्फ दादाजी के कहने पर किया था, पर कशिश की बात अलग थी, क्योंकि पूरा ओबरॉय परिवार ही कशिश को पसंद करते थे। फिर वो उसके कपड़ों से हो या सोच से, उन्हें कशिश हमेशा अपनी बच्ची लगी थी। निर्मला जी और सारिका जी रोते हुए खुद की संभाल कर कशिश के पास आकर अपने गले लगा ली। अपने माँ के गले लगते ही कशिश ने ज्यादा कुछ नहीं किया, पर जब माहिर ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो फफक कर रो पड़ी। उसको ऐसे देख युग का पारा हाई हो रहा था। जहाँ वो इस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वहाँ ये लड़की उसकी दुनिया में आने के लिए रो रही है। कशिश माहिर के सीने लगे हुए, विरजी मुझे आपनु छड़ कर नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। उसकी बात सुन माहिर ने प्यार से उसके सर कर हाथ फेरते हुए, बेटा आपको मुझसे तू तो क्या, खुद युग भी जुदा नहीं कर सकता, और मैं तो हमेशा काम के सिलसिले में युग के पास रहता हूँ। इसी बहने अब मेरी छुटकी मेरी जान भी रहेगी, इसलिए चलो चुप हो जाओ, और हम हमेशा साथ और पास रहेंगे। उसकी बात सुन कशिश सुबकते हुए युग की तरफ देखती है, मानो नजरों से पूछ रही ही, मिस्टर हैंडसम क्या विजी सच कह रहे हैं। उसके मन के सवाल समझकर युग अपने पल के झपका देता है। तो भाई लोग, हमारा माफिया अपने मल्लिका के लिए कितना भी क्यों ना ओबेसिव और पोसेसिव रहे, पर उसे उसके परिवार से ना दूर करेगा, क्योंकि हमरे हीरो को परिवार की अहमियत पता है। उसके बाद निर्मला जी और सारिका जी, आरुषि, खुशी और ईशानी के साथ कशिश को तैयार करने चली जाती है, और सारे घर के बड़े और मर्द बाहर आ जाते हैं, और युग मंडप पर बैठ जाता है। सारी विधि शुरू हो गई थी। कुछ देर में पंडित जी ने कहा, जजमान कन्या को बुलवाए। उनके ऐसे कहने से माहिर जी बोलकर चला गए। वही युग बस दरवाजे पर टकटकी लगाए अपनी महबूबा, उसकी जान का इंतजार कर रहा था। कशिश का कमरा, कशिश तैयार हो चुकी थी, पर वो कश्मकश में थी। तभी माहिर अंदर आया। माहिर को देख जल्दी से भाग उसे गले लगा लिया। माहिर इस वक्त अपनी छुटकी की दशा समझ सकता था। वो प्यार से उसका सर सहलाकर, अरे वह आज तो मेरी छुटकी स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। माहिर की बात सुन कशिश सुबकते हुए बोली, भाई, पर ये शादी, अगर अरु दी आएंगी तो मैं क्या बोलूंगी। उसकी बात सुन माहिर ने प्यार से उसे समझाते हुए, मेरी जान, अरु ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो ये से भाग गई, और कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। यह आपका भाई अभी जिंदा है, और अब तो तुम युग की मल्लिका बन गई हो। दुनिया खत्म कर देगा पर तुम पर एक आंच नहीं आने देगा। उसकी बात सुन कशिश को वो सब पल याद आए जब कशिश और युग साथ थे। ये याद आते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया। हया की लाली और उस शादी के जोड़े में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी हमारी काशू। फिर माहिर उसे बाहर ले जाने लगा, और कशिश एक बार अपने कमरे को देख उसके बाद चलने लगी। वही युग टकटकी लगाए
एक तक अपनी जान का इंतजार कर रहा था। उसे ऐसे देख त्रिश और रेयांश को खूब हंसी आ रही थी। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां से माहिर कशिश को लेकर आ रहा था। उससे कशिश का जोड़ा नजर आता है अपने सामने, जिससे की वजह से वो अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। लाल दुल्हन के जोड़े में लिपटी कशिश किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। माथे पर माथा पट्टी से लग पर लाल बिंदी, नाक में बड़ा सा जराऊ नाथ जो उसके होठों को छू गुजर रहा था, जैसे उसके होठ कपकपते हुए वो नाथ भी हिलाता। आंखों में काजल के साथ आंसू जो किसी भी वक्त बाहर आने को आतुर बैठा था। गले में कुंदन का रानी हार के साथ हाथों में भरी भरी चूड़ियां, कानों में झुमका, कमर में कमरबांद, सिर पर लाल चुनरी, पूरी की पूरी दुल्हन का सिंगार में युग के सामने खड़ी थी। उसकी सुंदरता आज 10 गुना जैसे बढ़ गई थी। कशिश इतनी खूबसूरत लग रही थी कि युग को कोई होश नहीं रहा। वो इस लड़की को ऐसे देख रहा था मानो वो कहीं खो गया था। वो अपनी नीली आंखों से एक टक कशिश को निहारा रहा था। उससे तो होश ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे भाई मुंह तो बंद कर लो और साथ ही आंखें भी, जो बाहर आ चुकी है फ्यूचर में आपकी ही होगी, तब आराम से जी भर के निहारा लीजिएगा। ये आवाज सुन युग आवाज की ओर देखता है। वह त्रिश, रेयाश खरे खरे मुस्कुरा रहे थे। वो उन दोनों को खा जाने वाले नजरों से देखता है तो दोनों 9-2-11 हो जाते हैं। अब कशिश आकर मंडप पर बैठती है। पूरा ओबरॉय परिवार खुश था। वही रायचंद परिवार के चेहरे पर जितनी खुशी उतना ही दर्द और डर था। पूजा होने के बाद पंडित जी युग को कशिश के साथ फेरे लेने बोलते हैं, तो इस बात पर त्रिश अपना दिमाग लड़ाकर, पंडित जी प्लीज आप जो मंत्र बोलो ना, उसका मतलब बताना, क्योंकि कुछ वक्त में माहिर भाई की भी शादी होगी। त्रिश की बचकानी बात पर पंडित जी मुस्कराते हुए, ये तो और अच्छी बात है जजमान, हम आपकी विनती जरूर पूरी करेंगे। इतना कहकर फेरे शुरू करते हैं। पहले 4 फेरे युग लेता है। वचन और गाना मिक्स सर्व मंगल मंगली शिवे साधिका। पहले वर आगे रहता है, 1 तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयम कुर्या वामान गमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमा कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती। पूज्यो यथा स्वो पित्रो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामान गमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचन द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते ईश्वर ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। जीवनम अवस्थत्रे पालना कुर्यात् वामांगन्यामितदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचन तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। कुटुंब सपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि का कुर्या वामांग गमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं वामांग में आ सकती हूँ। अब कन्या आगे रहती है, स्वसद्य कार्ये व्यहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रे था वामान गमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र। कन्या इस वचन में कन्या कहती है
वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6. न मैप्मानमन सविधे सखीना द्यूत न वा दुर्व्यसन भंश्वेत वामम गमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7. परस्त्रियम मातुसमा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या। सप्तमत्र कन्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसके बाद पंडित जी वर वधू को बैठने के लिए कहता है और दुर्व गांठ बंधवाने के लिए रितेश जी को बुलवाते हैं। रितेश जी और निर्मल जी उनकी गांठ बंधन कर रहे होते हैं। तो कशिश अपने सुबकते हुए आवाज में बोली, मम्मी पापा गांठ एकदम टाइट बांधना। उसके ऐसे बोलते ही युग के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वही पंडित जी मुस्कराते हुए, वहाँ इतने वर्षों में पहली बार देख रहा हूँ। क्या पंडित जी? रितेश जी ने सवालिया नजर से पूछा। पंडित जी मुस्कराते हुए, जजमान, जब एक कन्या का विवाह हो रहा होता है तब वो अपने पूर्ण रूप में रहती है, क्योंकि वो अपने सभी दायित्व निभाती है और विवाह के समय ये कहना वर और वधू के रिश्ते में हमेशा खुशियां रखता है। उनकी बात सुन सब मुस्कराने लगे। उसके बाद मंगल सूत्र पहनाया। पहनते वक्त युग कशिश के कान की तरफ झुकते हुए कहा था, बच्ची अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी ऐसी सरगोशी बात सुनकर उसके चेहरे पर हाय की लाली थी। वो अपने पलकें झपका दी। सिंदूर दान के समय थोड़ा सिंदूर कशिश के नाक पर गिर गए, जिस पर पंडित जी बोले, ये सबसे शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसा होने से रिश्ता पवन होता है। पंडित जी की बात सुन अब सब खुश थे और सारी रस्में और कन्यादान होने के बाद पंडित जी बोले, ये विवाह संपन्न हुआ और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। तो आखिर योगेश की शादी हो गई। तो आगे कौन सा बवाल होने वाला है? और आराध्या और सिद्धार्थ कहाँ गए हैं? CH19 कशिश की विदाई, युग और कशिश का गृह प्रवेश। कशिश की विदाई, युग और कशिश का गृह प्रवेश। पंडित जी की बात सुन अब सब खुश थे और सारी रस्में और कन्यादान होने के बाद पंडित जी बोले, ये विवाह संपन्न हुआ और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। उनकी बात सुन युग खड़ा हुआ। उसने देखा उस लहंगे में उसकी जाना को तकलीफ हो रही है, इसलिए उसने झुककर कशिश को अपने बाहों में उठा लिया। उसके इस जेस्चर से जहाँ रायचंद परिवार को सुकून दिला दिया, वही कशिश की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि आज तक ऐसे बिना उसके कहे उसकी सारी परेशानी उसका भाई यानी कि माहिर ढूंढता था, पर आज वही काम युग ने किया था, जिससे उसकी पलकें शर्म से झुक जाती है। वही उसकी ऐसा कारण युग के दिल में बगावत हो जाता है। वो कशिश को देखते हुए मन में बोला, क्या अदा है तेरी, क्या जुबा है तेरी बसी तू मन में, तो क्या खता है मेरी। अब तो तुझे इस माफिया के दिल जुनून दिखाऊंगा और अपने इश्क को मुकुमाल बनाऊंगा। खत्म हुआ मेरी सल्तनत का इंतजार, क्योंकि मेरी महबूबा की धड़कने बता रही है, कहीं ना कहीं उसे भी है मुझसे प्यार। वही वो कशिश की झुकी पलकों को देख थोड़ा उसके कान के पास झुककर उन्हें चूक कर बोला, महबूबा ऐसा अदा मत दिखाओ, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि जब तक मेरी बच्ची इसके लिए तैयार ना हो तब तक ना मैं बढ़ना चाहता हूँ और ना ही दबाना चाहता हूँ। उसकी इस बात ने कशिश का दिल जीत लिया और उसकी बात समझकर उसके चेहरे पर हाय की लाली थी।
युग उसे लेकर मंडप से नीचे उतरा और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगा। दादाजी ने सौभाग्यवती भाव से कह आशीर्वाद दिया। श्रावणी और शिवांश जी ने सदा सुखी रहो। वही जब रितेश जी की आशीर्वाद लेने गए तो रितेश जी और निर्मला जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कशिश को अपने गले लगा लिया। वही कशिश अपने पापा का स्पर्श पाकर रोने लाउडली क्राइंग लगी। रितेश जी युग के सामने हाथ जोड़कर, बेटा जानता हूँ आज जो हुआ वो किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया था, पर बेटा मैंने मेरी काशी को बहुत प्यार से पाला है और मुझसे ज्यादा तो माही, तुम तो जानते ही माहिर, उसने पाला है। प्लीज अगर उससे कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझना, और अगर तुम कहोगे तो अपनी पगड़ी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा बस। उन्होंने इतना कहा था कि युग ने बीच में उनकी बात कट के कहा, मुझे ना तो मेरी बच्ची से कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई तकलीफ। जितना उसे माहिर और अपने प्यार दिया उतना ही मैं और मेरा परिवार देगा। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, जब मैं आराध्या से शादी कर रहा था तब सब सिर्फ खुश थे, लेकिन मेरी जाना के साथ शादी करने की खबर से उनके चेहरे पर से वो रौनक नहीं जा रही है, और आपकी इज्जत में अपने साथ ले जा रहा हूँ, तो ये पगड़ी मुझे मत दीजिए। सच कहते हैं, जिस बाप ने अपनी बेटी को किसी को दिया तब उसने अपनी इज्जत किसी को सौंपी है, क्योंकि प्यार तो पिता सबसे ज्यादा अपनी बेटी से करते हैं, उनके लिए उसकी खुशियां मायने रखती है। उन दोनों की बात सुन सबकी आंखें नमी आ गई थी। सबको इतना इमोशनल देख आरुषि मुंह बिचका कर बोली, अरे यार आप लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? कशिश अब मेरी भाभी है, अब तो मेरे साथ ही रहेगी, और दूजी बात में मेरी काशू को मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। अब शायद उसके लिए मुझे भाई के साथ अमेरिका ही क्यों ना जाना पड़े। उसकी ऐसी बात सुन और मुंह बनाता देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युग की बात सुन रितेश जी खुश हो गए और खूब आशीर्वाद दिया। महेश जी और सारिका जी भी रोते हुए आशीर्वाद दिया। जब दोनों माहिर के पास पहुंचे तब माहिर और कशिश से रहा नहीं गया, क्योंकि माहिर ने जिस बहन को अपनी पलकों पर बैठा रखा था उसे आज वो खुद से दूर करने वाला था। जिसे उसने अपने सर का ताज मुकुट बनया था वो आज किसी और की होने जा रही। जिसे उसने कभी न खुद से अलग होने को कहा था, आज वो खुद अपने हाथों से किसी को सौंप रहा था। ये सब सोचकर माहिर कशिश को गले लगाकर जोर से रोने लगा। कशिश भी रोने लगी। अपनी जाना दिल को इतना रोते हुए देख युग से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कशिश से थोड़ी सख्ती से बोला, जाना दिल चुप हो जाओ। कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, बस करो अब मत रो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रही हो? उसकी केयर देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही माहिर ने कशिश को संभालते हुए, बेटा चलो अब रोना बंद करो और आओ बाहर देखो, तुम्हारी आज विश पूरी करने जा रहा हूँ। उसके ऐसा कहना किसी को समझ नहीं आता है। कशिश सुबकते हुए सवलिए नजर से पूछी, मतलब बिजी? उसकी बात पर माहिर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। जब सब उसके पीछे आए और वो चीज देखी तो हैरान हो गए, क्योंकि बाहर एक डोली सजी हुई थी जिस पर बहुत सुंदर रंगों से रंगा हाथों की कारीगरी की गई थी, और सादगी में भी उसकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है। उस डोली को देख कशिश को वो दिन याद आता है जब उसने माहिर से कहा था कि अगर उसकी शादी हुई तो माहिर उसे डोली में बैठाकर अपने कंधे पर लाद उसे उसके पति के घर छोड़ेगा। ये देखकर कशिश युग की बाहों में रोने लगी। अपनी जान को ऐसे रोते देख युग बोला, क्या हुआ बच्ची, रो क्यों रही हो? उसकी बात कशिश सुबकते हुए, विरजी ने याद रखा, वो मेरे लिए डोली ले आए। उन दोनों भाई बहन का प्यार देख सबकी आंखें नम पड़ गई थी, लेकिन युग को बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने सर्द आवाज में कहा, बच्ची अगर तुम्हें माहिर से इतना प्यार है तो मैं अपने साले साहब को ले जाने के लिए हमारे साथ तैयार हूँ। उसकी बात पर सुन माहिर बोला, चुप कर यार,
और बच्चा चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आओ। उसकी बात पर श्रावणी जी बोली, बेटा आप डोली यह से थोड़ी दूर ले जाओ, वहाँ हमरे कुलदेवी की मंदिर है, फिर हम कार में बैठ कर चले जाएंगे। उनके कहने पर माहिर ने बस पलकें झपका दी और कशिश को डोली में बैठा दिया और महेश जी, रितेश जी, माहिर और शिवांश जी ने डोली थाम ली। जब सबने देखा तो शिवांश जी रितेश जी को घूर, ओए तू ऐसे क्या देख रहा है? माना कशिश मेरी बहू हो गई, पर मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी माना था। मैंने भी सपने सजाए थे कि जब काशू की शादी होगी तब मैं भी उसे डोली पर ले जाऊंगा और ये मेरी बेटी है, तो अपना मुंह बंद कर। उनके ऐसे कहने से जहां दादाजी और रितेश जी सर हिला दिया, तो वही बाकी सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। युग सबको बिना भाव के देख रहा था और फिर सभी मिलकर डोली को सीधा कुलदेवी मंदिर ले गए। इस बीच युग ने अपनी जान दिल का हाथ नहीं छोड़ा था। वो मठ में गए, सभी लोग मठ में गए और पूजा किया। पंडित जी ने देवी के चरणों का सिंदूर युग को देते हुए कहा, बेटा अपनी पत्नी को सिंदूर लगाओ। युग ने बिना किसी भाव के सिंदूर लगा दिया, जिससे कशिश की आंखें बंद हो गई। और जब कशिश और युग ने देवी के चरणों में सर रखा, वैसे ही दोनों के गले में देवी की माला गिर पड़ी और अचानक से आसपास से हवाएं चलने लगी। हर तरफ से पेड़ पर से फूल गिरने लगे, जो युग और कशिश के जीवन की शुरुआत के लिए खुशियां बना रहे थे। ऐसा देखकर पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, इन दोनों को पूरी प्रकृति और देवी का आशीर्वाद है, दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तभी पंडित जी की पत्नी की नजर कशिश के हाथों पर गई और वो मुस्कान के साथ बोली, इन दोनों के प्रेम की निशानी दुल्हन के हाथ पर जज रहा है। ऐसा रंग आज तक सिर्फ विष्णु लक्ष्मी या फिर शिव पार्वती या राधा कृष्ण के हाथों पर ही आया है। सब लोग उनकी बात सुन खुश हो गए। फिर कशिश और युग वहां से कार में बैठ गए और निकल पड़े घर की ओर। वहीं उनको जाते हुए माहिर अपने खाली आंखों से देख रहा था। रितेश जी ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे माहिर रितेश जी के गले लग रोने लगा और सिर्फ यही बोल रहा था, बड़े पापा चली गई मेरी बच्ची, अब मुझे कौन प्यार करेगा? बड़े पापा चली गई मेरी बच्ची, अब मुझे कौन प्यार करेगा? बेटा एक न एक दिन ये तो होना ही था ना, और देखना वो हमसे दूर नहीं बहुत पास ही तो है, और तेरी तो और भी ज्यादा। तू जब काम पर जाता था यही शिकायत थी ना कि तेरी जान उधर नहीं है, देख अब वो तेरी साथ ही रहेगी, रितेश जी ने प्यार से समझाया। ऐसे ही समझाकर वो उसे घर ले गए। आज का एपिसोड शायद किसी को बोरिंग लगे या तो इमोशनल, बट मैंने आज का एपिसोड भाई और बाप के दिल का हाल दर्ज किया है, जो मैंने तब देख था जब मेरी दी की शादी बेन ब्रो से हुई थी। वैसे तो वो मेरी अपनी बहन नहीं है, पर उन्होंने हर तरफ से प्यार दिया, इसलिए मैं आज ये एपिसोड दिया। ओबरॉय विला। कार आकर सीधा ओबरॉय विला रुकी। कार में कशिश चुपचाप बैठी थी। अब युग से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पार्टीशन ऑन करके कशिश को अपने गोद में बैठा लिया। कशिश इस वक्त अपने ख्यालों में खोई थी, इसलिए उसे पता नहीं चला, लेकिन जब ये हुआ तो वो हैरान हो गई। उसने युग को देख अटकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुन युग ने कहा, पहली बात महबूब, तुम मुझे या तो मिस्टर हैंडसम या तो हब्बी बुलाओ, हम दोनों में आप शब्द का कोई वजूद नहीं है। और दूसरी माहिर तुमसे दूर नहीं होगा और ना ही कोई और, तो रोना बंद करो, तुम अब मेरी हो चुकी हो, मेरी महबूबा। उसके ऐसा कहने से कशिश का गाल पके सेब सा लाल होगा और उसने बस पलकें झपका दी। फिर युग गाड़ी से बाहर निकला और कशिश जब आने लगी तो सीधा गोद में ब्राइडल पोजीशन में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। कशिश ने धीरे से कहा, हमें नीचे उतर दीजिए, हम चल सकते हैं। महबूबा मुझे पता है कि मुझे मेरा बीबी का ख्याल कैसा रखना, तो अब मुझे रखने दो, नहीं तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी।
युग ने सरागोशी से कहा और अंदर लाने लगा। तभी एक सख्त और रौबदार आवाज आई, तुम दोनों वहीं रुक जाओ। उसके ऐसा कहने से युग के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वही इतनी रौबदार आवाज सुन कशिश डर कर अपना चेहरा युग के शेरवानी ने छुपा लिया। तो कौन है जिसने युग और कशिश को रोका, और आगे क्या होगा दोनों के दरमियान?